हेलो एवरीवन। आज वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो गैस की एक पतली सी परत है जो इस पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है। ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं होती तो लाइफ नहीं होता, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए। और इसके अलावा ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल का एक कवर है वो सूर्य की उन हानिकारक किरणों को आने से रोकता है जो अगर आ जाती तो लाइफ यहाँ पे होती नहीं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है सूर्य से ना मिले उसके लिए भी ये एक एब्जॉर्ब करने वाला लेयर है, तो पृथ्वी के तापमान को भी ये नियंत्रित करता है। जो वायुमंडल है उसकी कई सारी लेयर्स हैं और वो लेयर्स जो हैं वो 5 चरणों में हम उसको देख सकते हैं। एक तो पहला हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं। वायुमंडल क्या है? मिक्सचर है गैसों का, जिसमें गैसेस हैं बहुत सारी। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल है, जलवाष्प है, बहुत सारी गैसें हैं और बहुत सारे इनमें पार्टिकल्स भी होते हैं। अब नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो वो टोटल 78% है। ये पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो पौधों में कैसे नाइट्रोजन यूज़फुल होता है? तो मिट्टी में जो नाइट्रेट पाया जाता है वो वायुमंडल के ही नाइट्रोजन से उसमें आता है। कैसे आता है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सेकेंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं और जानवर हैं ये सब जो हैं रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज़ को जलाना है, डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज़रूरी होता है, तो उसमें भी ये ऑक्सीजन जो है काम आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑर्गन है जो 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हालांकि रात को आप देखेंगे कि पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जो नेचुरली जो है वो 0.04% ही है और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। ये ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ये भी हेल्प करता है। अब सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ही हेल्प नहीं करता, अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके अलावा पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते, रिलीज करते हैं, बट रात को जो है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ करते हैं गैसेस जो ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, मीथेन, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन। ये सब गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इनकी मात्रा नगण्य है, बहुत कम है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका एलिमेंट है वो है जलवाष्प, वाटर वेपर, जिसकी मात्रा स्थान और मौसम के अनुसार बदलती रहती है। अब जलवाष्प किस लिए ज़रूरी है? बारिश करने के लिए। तो बादलों का निर्माण कैसे होता है? जलवाष्प जब डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंसंट्रेट होता है और उसके बाद कंडेंस होकर बारिश करता है। डस्ट पार्टिकल फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वो कलर को जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश जो है लाल या नारंगी रंग का दिखता है। संघनन जो है बादल का बनना, जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो है हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे हर परत में जो है टेम्परेचर और उसके जो स्ट्रक्चर हैं, उसमें जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, गैसेस पाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं, जो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक, जो हमारे सतह से सटा हुआ है। ये लगभग 13 किलोमीटर बड़ा है और इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ध्रुवीय रेखा पे जो है, ध्रुव के एरिया में जो है वो बिल्कुल पतली रेखा है और भूमध्य पे इक्वेटर एरिया में जो है ये इसकी जो है लंबाई, ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है। मतलब ये सबसे घनी परत है, बट इसकी डेंसिटी जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में कम है और इक्वेटर के पास ज़्यादा है, क्योंकि
साइड जाते जाते इनका कम हो जाता है। अधिकांश द्रव्यमान जो है वो 75% है। तो मौसम से जुड़ी जो है लगभग सभी घटनाएं, मतलब मेन जो इसका कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर का वो क्षोभ मंडल में ही है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है। और ट्रोपोस्फेयर का जो बॉर्डर है, जो उसकी सीमा रेखा है, उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसमें बादल भी है, वर्षा भी है, स्टॉर्म्स जितने हैं वो सब इसी लेयर के अंदर होती है। तो यही लेयर हमारे सांस लेने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम ट्रोपोपॉज के ऊपर जाते हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद ऊपर की तरफ, तो उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा जोन जो लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक है। इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। और इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। इसको हम समताप मंडल कहते हैं हिंदी में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर है। मतलब यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो O2 जो है ऑक्सीजन, उसका आइसोटॉप जो है O3 जो है, वो O3 ओजोन है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये O3 जो है सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसको अवशोषित कर लेता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है। और ये परत जो है, इसके अंदर ना तो क्लाउड्स हैं और ना टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होता है। इसीलिए ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही जेट प्लेन्स जो है उनको उड़ाया जाता है, ताकि उनको क्लाउड से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मेसोस्फीयर देखिए, मेसोस्फीयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। तो 50 से लेके 85 किलोमीटर तक की ऊंचाई में मेसोस्फीयर है, जिसको हिंदी में आप मध्यमंडल कहते हैं। यहाँ पे जो है टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है और ये वायुमंडल की ठंडी परत है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को की ओर आने वाली जो मेटियोर्स हैं वो इस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। हालांकि इसमें वायु का डेंसिटी जो है बहुत कम होता है एयर का, लेकिन इसी एरिया में जो है उल्कापिंड ख़त्म हो जाते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी जो है दुर्घटनाएं होने से बच जाते हैं। तो इस तरह से ये भी परत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तापमंडल कहते हैं हम, जो मेसोस्फीयर से भी ऊपर है, थर्मोस्फीयर। यहाँ क्या है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अब इसकी हाइट देखिए 85 किलोमीटर से लेके 550 किलोमीटर तक है। और इसमें इस परत के एक हिस्से में जो है आयंस पाए जाते हैं, जिसमें आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको। और ये जो गैसेस हैं वो चार्ज्ड गैसेस हैं। ये परत जो है रेडियो तरंगों को, रेडियो वेव्स को पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और इसी वजह से जो है हमारा रेडियो सुनना जो है संभव होता है, या वायरलेस का कोई भी संचार जो है वो संभव होता है। इसी लेयर में ऑरोरा बोरियलिस की घटना होती है। ऑरोरा बोरियलिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर। जो ध्रुवीय ज्योति होती है, जैसे उन एरिया में न सनराइज होता है ना सनलाइट होता है, और हर तरह की रंगीन रोशनियाँ जो हैं वो पोलर एरिया में आपको दिखाई पड़ जाती हैं। तो वो जो घटना है वो हमारे आयनोस्फीयर वाले लेयर में पाया जाता है, आयन मंडल में, और इसको एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर का। एक्सोस्फीयर जो है वो 550 किलोमीटर के ऊपर जो है वो अंतरिक्ष की तरफ मिक्स हो जाता है। यहाँ पे जो है वायुमंडल बहुत ही कम डेंसिटी में है और धीरे धीरे जो है वायुमंडल गायब हो जाता है। मुख्य रूप से इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं और ये बिल्कुल अपर लेयर है। और जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले, ये सारे जो हैं इसी लेयर के आसपास हैं। तो ओवरऑल अगर हम वायुमंडल की लेयर्स को देखें तो ये एक बबल काइंड ऑफ थिंग है, जो प्रोटेक्टिव है, जो ब्लैंकेट के रूप में पृथ्वी को लपेटे हुए है, जीवन का समर्थन करता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन चक्र के लिए ये सारी गैसेस जो हैं ये इसी वायुमंडल में हैं। ओजोन जो है इसी वायुमंडल में है और उल्का पिंड से अगर बचाता है पृथ्वी को कोई तो वो वायुमंडल है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एक तरफ पृथ्वी का टेम्परेचर बनाए रखती हैं और दिन और रात का जो तापमान में ज़्यादा डिफरेंस ना हो उसमें भी जो है एटमॉस्फेयर वर्क करता है, फंक्शन करता है। जलवायु की जितनी भी घटनाएं हैं वो वायुमंडल की वजह से होती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न जलवायु और जो सीजन्स होते हैं या क्लाउड्स हैं या बारिश है, ये सब जो है अगर संभव है तो वायुमंडल की वजह से। तो आपने देखा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए और तापमान के
नियंत्रित होने के लिए कितना ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।